Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is daily newspaper video. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे। ये वो आर्टिकल्स हैं जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। Our first article today is about Nobel Prize in Physics 2023. तो 2023 के फिजिक्स नोबेल प्राइज के नाम अनाउंस किए गए हैं एंड दिस प्राइज गोज टू 3 फिजिसिस्ट जिनके नाम हैं पेरी एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस एंड एनी एल ह्यूलर। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन्हें इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट मेथड्स को यूज करके ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट को जनरेट किया है ना। ये चीज़ आप नहीं भूलेंगे कि ये अवार्ड मिला क्यों है, बिकॉज दे हैव जनरेटेड ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली साइंस एंड टेक परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट, ऑटो सेकेंड ये बहुत ही मतलब अनइमेजिनेबली शॉर्ट स्पैन है जिसमें लाइट को पास किया जा रहा है एंड स्टडी की जा रही है, जिसका मेन यूज़ हमारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को समझने में होगा। इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होगा। तो दिस इज़ द रीज़न वाई दे हैव गॉट द नोबेल प्राइज। आपको ये क्लियर होना चाहिए दैट दे हैव जनरेटेड ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट। नाउ ये ह्यूमैनिटी के लिए एक न्यू टूल है। देखिए हमारा जो पूरा वर्ल्ड है ये डिफरेंट डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, जिसमें बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हमारे पास एक ऐसा तरीका आता है जो ऑटो सेकेंड पल्सेस हैं, ये एक्सट्रीमली शॉर्ट पल्स है लाइट का, जिसे यूज़ करके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और किस तरीके से उनकी एनर्जी चेंज होती है इसे स्टडी किया जा सकता है। इतनी फास्ट मूवमेंट जो होती है, जो कि हमें लगता है कि भाई कुछ नहीं हुआ, इमेजेस आर स्टिल, देयर इज़ नो चेंज, बट एक्चुअली द मूवमेंट इज़ हैपनिंग एट सच अ हाई स्पीड कि हम उसे देख भी नहीं पा रहे। उन सब को इस ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट के को यूज़ करके हमारे पास एक्चुअली में क्या हो रहा है, किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी से वो सब सामने आ जाएगा। नाउ यहाँ पे एक चीज़ में जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो ऑटो सेकेंड है, इट्स अ वेरी शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट। तो आप ये समझें कि अगर हमारे पास 1 सेकेंड है तो उस 1 सेकेंड का 1 क्विंटिलियंथ, ये डायमेंशन, ये जो यूनिट है ये आपको पता होनी चाहिए। 1 क्विंटिलियंथ ऑफ अ सेकेंड इज इक्वल टू 1 ऑटो सेकेंड। अब ये भी क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 1 ऑटो सेकेंड इज इक्वल टू 0 पॉइंट, आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे यहाँ पे कितने ज़ीरो लिखने हैं। आई हैव टू राइट 17 zeros here, 0 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 1 सेकेंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई एक ऑटो सेकेंड का क्या है, इट इज़ 1 क्विंटिलियंथ ऑफ अ सेकेंड विच इज़ एक्चुअली 0.00 विच इज़ 17 टाइम्स 1 सेकेंड। इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है ये, और इसे यूज़ करके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे हो रही है उसे समझा जा सकता है। एंड इससे हो सकता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेशली हमारी मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के लिए ये एक गेम चेंजर हो सकता है। एंड ऑल दीज फिजिसिस्ट हैज़ वर्कड इन द सेम डायमेंशन, इसीलिए इन तीनों को ये नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स दिया गया है। इन तीनों के बीच में ये जो प्राइज़ है ये 1/3 1/3 1/3 करके डिवाइड किया जाएगा। मूविंग अहेड, हमारा अगला आर्टिकल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स आता है, जिसे हम शॉर्ट में PMI बोल देते हैं, वो रिलीज़ हुआ है। अकॉर्डिंग टू विच हमारा सितंबर मंथ में जो न्यू ऑर्डर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नए ऑर्डर्स आते हैं, वो स्लो डाउन हुए हैं। एंड ये पिछले 5 महीने का लोएस्ट स्कोर हमारे पास आया है। एंड जिसकी वजह से सितंबर मंथ का जो स्कोर बनता है दैट इज़ 57.5। इससे पहले अगस्त के महीने में मैन्युफैक्चरिंग की एनालिसिस से जो स्कोर आया था वो 58.6 था। तो आप देख सकते हैं कि जो स्कोर है वो सितंबर के महीने में
डिक्रीज हुआ है क्योंकि न्यू ऑर्डर्स जो थे वो डिक्रीज हुए हैं। अब आप इसको समझें कि ये न्यू ऑर्डर्स क्या हैं। देखिए, ये जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ये एक सर्वे बेस्ड मेजर्स हैं। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है और देखा जाता है कि ओके कि बिजनेसेस ने इस पिछले महीने में कौन कौन से चेंजेस देखे, उनकी परसेप्शन में क्या चेंजेस आए हैं, करंट बिजनेस कंडीशंस क्या हैं, फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस कैसी होंगी, जिससे कि जो कंपनी के डिसीजन मेकर्स हैं, एनालिस्ट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें एक क्लैरिटी मिलती है अबाउट हाउ द बिजनेस इज ग्रोइंग। इसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है और बाद में फिर एक कंपोजिट इंडेक्स बनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडेक्स था। ठीक है, अभी जो वैल्यू है इस इंडेक्स के अंदर जो वैल्यूज होती है वो 0 to 100 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू 50 से अबव आ रही है, मतलब कोई भी स्कोर अगर 50 से अबव है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस बिजनेस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ओवरऑल जो बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और अगर 50 से बिलो स्कोर आता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन नहीं हो रही है, बिजनेसेस क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर किसी का स्कोर 50 आता है तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन एनी सॉर्ट। समझ रहे हैं इस बात को। तो अगर हमारे पास, अब देखिए, अगर हम दो पीएमआईज को कंपेयर करते हैं, हमारे सामने है, एक तो अगस्त का इंडेक्स आ रहा है 58.6 वैल्यू थी और सितंबर का 57.5 है। तो प्रीवियस मंथ का पीएमआई हायर था एज कंपेयर टू दिस सितंबर मंथ। तो इसका मतलब क्या है कि भाई थोड़ी सी इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आई है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ हो रही है, लेकिन जितनी पहले हो रही थी उससे थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसे हर महीने रिलीज किया जाता है ताकि हमें एक अच्छा इंडिकेटर मिलता रहे कि किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, इस पीएमआई को IHS मार्केट जो है वो कंपाइल करते हैं फॉर 40 इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड, एंड जिसकी वजह से जो कि S&P ग्लोबल का ही पार्ट है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये इकोनॉमिक हेल्थ को समझने का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। मूविंग अहेड, वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इंडिया की ग्रोथ को 6.3% के आसपास प्रोजेक्ट किया है। हालांकि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भाई 2024 में जो इंडिया की ग्रोथ है वो 6.3% होगी, बट अकॉर्डिंग टू RBI's एस्टिमेट हमारी इकोनॉमी 6.5% से ग्रो करेगी। ठीक है, ये एस्टिमेशंस हमारे पास आए हैं। नाउ इट इज सेइंग कि भाई थोड़ा सा मॉडरेशन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया की इकोनॉमी में थोड़ा सा मॉडरेशन आएगा, कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस जो हैं उनकी वजह से, या फिर जो डिमांड्स हैं वो स्लाइटली डिक्रीज हो सकती हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू RBI अगर हम इवन देखें कि 2022 एंड 2023 की जो ग्रोथ है वो इंडिया ने 7.2% शो की है। एंड इसीलिए अब अकॉर्डिंग टू RBI भाई 24 का जो एस्टिमेट है वो 6.5% के करीब आ रहा है। इंडिया का जो मेजर अपडेट है, इवन वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भी, जो हमारा सर्विस सेक्टर है इट्स गोना रिमेन स्ट्रॉन्ग, और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ तो 7.4% के आसपास ही रहेगी। एंड इवन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी है वो भी काफ़ी रोबस्ट रहने वाली है। लेकिन स्टिल कुछ मॉडरेशंस के साथ साथ उन्होंने इंडिया की ग्रोथ को 6.3% पे प्रोजेक्ट किया है। और साथ ही में ये भी कहा है कि अगर इंडिया को एक हाई इनकम कंट्री बनना है तो एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो हमें इम्प्रूव करना होगा, दैट इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स इन द लेबर फोर्स। अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है तो उससे इंडिया की ग्रोथ को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और इस पर एक डाटा भी दिया गया है कि अगर हम इमर्जिंग इकोनॉमीज देखें तो उनके अंदर फीमेल पार्टिसिपेशन 50% है और इंडिया में फीमेल पार्टिसिपेशन रेट 25% है। तो हमें इस परसेंटेज को इम्प्रूव करना होगा और इसकी रिफ्लेक्शंस हमें हमारी ग्रोथ में भी देखने के लिए मिलेंगी। हमारा अगला आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो बीते कुछ दिनों से, स्पेशली दी लास्ट वीक ऑफ सितंबर, अज़रबैजान और आर्मेनिया का जो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है वो काफ़ी न्यूज़ कैच कर रहा था।
This article is about that only. This article is about Nagorno-Karabakh standoff. तो इस क्या है ये पूरी स्टोरी, क्या हुआ है, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री क्या है, वो पूरी इस आर्टिकल के अंदर बहुत ही ब्रीफली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है. तो पहली चीज़ जो हमें क्लियर करनी है वो ये है कि नागोर्नो काराबाख एक रीजन है जो कि अगर हम देखें तो इसे अज़रबैजान का पार्ट माना जाता है. इंटरनेशनली नागोर्नो काराबाख रीजन किस कंट्री के अंदर लाई करता है? इट्स अ पार्ट ऑफ अज़रबैजान. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस एरिया के अंदर बेसिकली जो पॉपुलेशन रहती है वो एथनिकली आर्मेनियन पॉपुलेशन है. ठीक है, आर्मेनियन पॉपुलेशन हमें यहाँ पे मिलती है, बट ये पार्ट कहाँ पे है? अज़रबैजान में है. अब हुआ क्या, अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ वर्ल्ड वॉर 1 की तक हम ट्रेस कर सकते हैं. वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ऑटोमन्स ने इस एरिया के ऊपर अटैक किया. बेसिकली ये साउथ ऑफ कॉकेशियस माउंटेन में लाई करता है एंड दे अटैक्ड विद द हेल्प ऑफ एजेरीज. ठीक है, एंड अटैक करने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पे जो एथनिक आर्मेनियंस थे जिनको टारगेट किया गया, एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया बिटवीन अज़रबैजान एंड आर्मेनिया, जो कि 1920 में एक बहुत बड़ी यहाँ पे वॉर भी होती है अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में. और इस वॉर के बाद ये जो एरिया है इसे अज़रबैजान के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है कि भाई ये एरिया किसका पार्ट है? अज़रबैजान का पार्ट है. ये 1920s की बात हो रही है. अब इसके बाद क्या होता है, दोनों कंट्रीज सोवियत रिपब्लिक के पार्ट बन जाते हैं. अब जब दोनों ही सोवियत रिपब्लिक का पार्ट बन गए तो उस टाइम पे क्या हुआ, नागोर्नो काराबाख को एक ऑटोनॉमस रीजन डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई ये क्या है, ये एक ऑटोनॉमस रीजन है जो कि कहाँ पे लाई करता है? अज़रबैजान में लाई करता है. ओके, लेकिन हम सबको पता है कि 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर जाता है, सोवियत यूनियन जो है वो ब्रेकआउट हो जाता है, जिसके बाद अब दोबारा यहाँ पे फाइटिंग शुरू हो जाती है. जो क्योंकि देखो पॉपुलेशन यहाँ पे एथनिकली किसे बिलोंग करती है? आर्मेनिया को. तो जो आर्मेनियन रेबल थे वो कहते कि नहीं भाई, ये जो नागोर्नो काराबाख का जो एरिया है ये अज़रबैजान का हिस्सा नहीं है, हम चाहते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बने, हम अज़रबैजान के रूल के अंडर रहना नहीं चाहते. अगेन वॉर शुरू होती है. 1994 तक ये वॉर चलती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीपल एंड प्रॉपर्टी का नुकसान होता है. फिर क्या हुआ, 1994 में रशिया आता है और रशिया इस सीज फायर ब्रेक डाउन करता है एंड अगेन इंटरनेशनली किसी भी तरह का बॉर्डर यहाँ पे डिमार्केट नहीं होता, कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलता. बट फिर से 2020 में अगेन यहाँ पे डिसरप्शन शुरू होती है और अज़रबैजान यहाँ पे अगेन ऑफेंसिव तरीके से अटैक करता है एंड आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच दोबारा यहाँ पे जो वॉर है, जो डिस्प्यूट है वो शुरू हो जाता है. एंड अल्टीमेटली अज़रबैजान का ये जो एरिया है वहाँ पे जो एजेरी फोर्सेस हैं दे टुक बैक 40% ऑफ दिस रीजन. और कहा जाता है कि अज़रबैजान को टर्की सपोर्ट कर रहा था, वेयरएज आर्मेनिया को रशिया सपोर्ट करता था. ठीक है, लेकिन फिर से सीज फायर हुई और फिर से ये जो एरिया है वो अज़रबैजान के पास चला गया. अब रिसेंटली 2022 में भी ये दोबारा हाईलाइट होता है जब जो मेन रोड आर्मेनिया और इस एरिया को कनेक्ट करती है उसे भी तोड़ दिया जाता है. एंड अगेन दिस एरिया कम्स बैक इनटू न्यूज़. अब हाल ही में क्या हुआ, 20 सितंबर को अज़रबैजान ने कहा कि नागोर्नो काराबाख रीजन के ऊपर उनका फुल कंट्रोल है और काफ़ी अटैक्स यहाँ पे हुए एंड जिसके चलते जो एथनिक आर्मेनियंस यहाँ पे रहते थे दे फ्लीड टू आर्मेनिया. 1 लाख से ऊपर लोग इस रीजन से भागकर आर्मेनिया पहुँचते हैं क्योंकि अब इस एरिया को अज़रबैजान इंटरनेशनली कह रहा है कि भाई नागोर्नो काराबाख एरिया किसका है? अज़रबैजान का है. ये एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है. अब इसकी एक इम्प्लीकेशन क्या हुई कि ओके इतना बड़े लेवल पे पीपल आर माइग्रेटिंग, पीपल आर फ्लाइंग बैक टू आर्मेनिया, एथनिक क्लेंजिंग तक की बात यहाँ पे आ रही है.
और दूसरी डेवलपमेंट हमें इंटरनेशनली ये देखने के लिए मिली कि अज़रबैजान को तो टर्की सपोर्ट कर रहा था, हालांकि वो ओपनली नहीं कहते, बट दे हैव बीन द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सपोर्टर ऑफ अज़रबैजान। बट आर्मेनिया को कहीं ना कहीं रशिया से सपोर्ट मिलती थी, लेकिन अब जो रशिया जो है वो कम्प्लीटली कॉटअप है यूक्रेन में, तो रशिया ने कुछ खास हेल्प आर्मेनिया की यहाँ पे की नहीं। तो अब आर्मेनिया क्या कर रहा है, आर्मेनिया इज ज्वाइनिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब इसकी हिस्ट्री आप समझो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक वारंट फॉर अरेस्ट इशू किया हुआ है। तो रशिया was वार्निंग आर्मेनिया कि भाई तुमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ज्वाइन नहीं करना। डिस्पाइट ऑफ दैट, आफ्टर ऑल ऑफ दिस, आर्मेनिया हैज वोटेड टू ज्वाइन फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्योंकि आर्मेनिया को रशिया से वो सपोर्ट नहीं मिली जिसकी शायद उन्हें उम्मीद थी। एंड नाउ प्रेजेंटली ये नागोर्नो काराबाख एरिया किस कंट्री में लाई करता है? इट लाइज इन अज़रबैजान। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी हैव अ टॉपिक कॉल्ड एज माइग्रेशन इन आवर सिलेबस, और उस माइग्रेशन में भी इस आर्टिकल के अंदर सर्कुलर माइग्रेशन की बात की गई है। व्हाट इज अ सर्कुलर माइग्रेशन? तो सर्कुलर माइग्रेशन इज बेसिकली अ रेपिटेटिव फॉर्म ऑफ माइग्रेशन, जिसमें कोई पर्सन एक बार जिस कंट्री में मूव करता है दोबारा वो अपने कंट्री में वापस आता है। इस चीज को समझिए। सपोज हमारे पास एक कंट्री है ए और एक कंट्री है बी। सर्कुलर माइग्रेशन कब होगी? अगर कंट्री ए से कोई पर्सन कंट्री बी में गया, वहां पे शॉर्ट टाइम के लिए उसने काम किया, कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, कुछ भी था, वो कंट्री बी में जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद कंट्री ए में वापस आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। कंट्री ए को हम बोलेंगे दैट दिस इज द कंट्री ऑफ ओरिजिन, और कंट्री बी को हम बोलेंगे दिस इज द डेस्टिनेशन कंट्री जहाँ पे आफ्टर माइग्रेशन पर्सन गया। अब आप कहेंगे मैम ये सर्कुलर माइग्रेशन थोड़ी ना हुई, हम इसे रिवर्स माइग्रेशन भी तो बोल सकते हैं कि पहले कोई पर्सन ए से बी में गया और फिर वापस बी से ए आ गया, कि ये तो रिवर्स माइग्रेशन हो गई। तो क्लियरली कैसे डिफाइन करेंगे? तो भाई इसके डेफिनेशन ये आती है, अगेन हमारे पास रीजन ए एंड रीजन बी, ये कोई अलग कंट्रीज हो सकते हैं। इंडिया की बात करें तो दो अलग स्टेट्स हो सकती हैं, एक स्टेट के दो अलग रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है, हम सर्कुलर माइग्रेशन तब कहेंगे अगर एक बार कोई पर्सन ए टू बी जाता है, वहाँ पे कुछ टाइम रुकता है, काम करता है और वापस ए आता है, फिर कुछ टाइम यहाँ पे रुकता है और कुछ टाइम काम करता है, उसके बाद दोबारा ये पर्सन ए से बी जाता है और बी से ए आता है। तो अगर हमारे पास एटलीस्ट 2 लूप्स बनते हैं इस माइग्रेशन के, अगर हमारे पास 2 लूप्स बनते हैं कि भाई 2 बार पर्सन ए में आया है और 2 बार एक पर्सन बी कंट्री में गया है, तो ऐसे केस में इसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर माइग्रेशन। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब इस आर्टिकल में इसके इम्प्लीकेशंस और इसके बेनिफिट्स, क्या इम्प्लीकेशंस ये रखते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सर्कुलर माइग्रेशन का दौर 60s और 70s में बहुत फुल स्केल पे शुरू होता है, क्योंकि उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन और डेवलपमेंट का काम काफ़ी बड़े लेवल पे चल रहा था, और जो मॉडर्न कम्युनिकेशन फॉर्म्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, सोशल नेटवर्किंग है, ये सब बढ़ चुका है, जिसकी वजह से सर्कुलर माइग्रेशन भी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। अब सर्कुलर माइग्रेशन में कोई परमानेंटली माइग्रेट नहीं करता, वो टेम्परेरीली रहता है। जैसे सपोज कोई पर्सन ए टू बी में गया, वो उस बी रीजन में टेम्परेरीली रहेगा और वापस अपने कंट्री में या वापस अपने रीजन में दोबारा चले जाएगा। तो फ्रीक्वेंटली मल्टीपल एंट्रीज होती हैं ओरिजिन में और डेस्टिनेशन वाले एरिया में, और ये पॉसिबल तभी है अगर उन कंट्रीज के बीच में या फिर उन एरियाज के बीच में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, एंड डेस्टिनेशन में आप लीगली जा सकते हैं, वहाँ पे माइग्रेंट्स के राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। तो ऐसे केस में हमारे पास सर्कुलर माइग्रेशन होती है। ठीक है जी,
और बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि 2 लूप्स बनने चाहिए। अब आज के टाइम पे सर्कुलर माइग्रेशन बहुत बढ़ चुकी है। देखो माइग्रेशन में हम ये बोल देते हैं कि इसके कुछ फ्लॉज हैं। फ्लॉज क्या है कि जो आपका ओरिजिन का कंट्री है वहाँ का पर्सन बी कंट्री में चला गया तो उस ए वाले रीजन का तो ब्रेन ड्रेन हो गया ना। वहाँ पे वो पर्सन रहा, बड़ा हुआ, एजुकेशन अवेल की, लेकिन जब काम करने की बारी आई, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने की बारी आई तो वो कंट्री बी में चला गया। इसे हम कहते हैं क्या, वी कॉल इट एज ब्रेन ड्रेन। लेकिन सर्कुलर माइग्रेशन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो पर्सन ए रीजन में भी काम कर रहा है, वहां पे भी रुककर कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो बी में भी जा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज रेमिटेंसेस। अब जब माइग्रेशन होती है तो रेमिटेंसेस आते हैं, बाहर से पैसा ओरिजिन कंट्री में वापस आता है बिकॉज उसके रिश्तेदार, उसकी फैमिली ओरिजिन कंट्री में होती है। तो रेमिटेंसेस सबको चाहिए क्योंकि उससे जो इकोनॉमी के ऊपर जो भार होता है, डेट जो होता है वो कम होता है। तो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली अगर पर्सन बी में गया भी, वहाँ से काम भी किया और रेमिटेंसेस वापस अपने कंट्री में भेजे तो उससे कंट्री ए को भी फायदा है। दूसरा, कंट्री बी को कैसे फायदा होता है कि ओके उनको लेबर मिल जाती है, उनके वहाँ पे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसे पूरा करने के लिए मैन फोर्स आती है। लेकिन फिर चैलेंज भी आ जाता है कि अगर बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आते हैं तो पॉपुलेशन बर्डन बढ़ जाता है, सिटीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फेल होना शुरू हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि वो टेम्परेरीली रह रहे हैं, काम करके वो वापस अपनी कंट्री में दोबारा जा रहे हैं। तो ऐसे केस में कंट्री बी का जो बर्डन है वो भी कम हो जाता है। तो प्रेजेंटली सर्कुलर माइग्रेशन के दोनों साइड्स को यहाँ पे शो किया जा रहा है, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। बट इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से आपको बताया गया है कि भाई नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो सर्कुलर माइग्रेशन करते हैं, जो कुछ टाइम पीरियड के लिए आकर काम करते हैं, उनको जिस कंडीशंस में वो काम करते हैं वो उतनी फेवरेबल नहीं होती। जो वेजेस उनको दिए जाते हैं वो कम वेजेस दिए जाते हैं। हेल्थ कंडीशंस उनकी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती हैं। तो क्या पॉलिसीज़ बननी चाहिए, किन किन पर्सपेक्टिव्स को हमें टच करना चाहिए, वो इस आर्टिकल में दिया गया है। सो प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस इशू ऑफ सर्कुलर माइग्रेशन। मुझे लगता है जीएस पेपर 1 पॉपुलेशन का ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। माइग्रेशन टॉपिक आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो डू रीड अबाउट दिस आर्टिकल। एक और एडिटोरियल आज हमारे पेपर में आया है विच इज़ अबाउट द यूज़ ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन ऑडिट टेक्निक्स। ठीक है। अब ऑडिटिंग जब होती है, ऑडिटिंग जो आपके पर्पसेस हैं, इसके लिए डाटा जो हमें चाहिए, डाटा कलेक्शन और जिस तरीके से डाटा को यूज़ करके फाइंडिंग्स आती हैं, ऑडिट्स किए जाते हैं, बहुत लोग इसे कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना चाहिए। लेकिन अभी रिसेंटली जो हमारा सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, इनके चेयरमैन हमारे इंडिया के कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने वॉर्न किया है कि भाई अगर आप एब्सोल्युटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं इन केस ऑफ ऑडिटिंग, तो इससे इनएक्यूरेट फाइंडिंग्स का खतरा बढ़ सकता है। एथिक्स के ऊपर हमें ध्यान देना होगा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके और साथ ही में एथिक्स कैसे मेंटेन करके रखें। तो किस तरह एक रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट कर सकती है और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, वो इस आर्टिकल के अंदर शो किए गए हैं। कैग फाइनेंशियल ऑडिट्स कंडक्ट करते हैं, कंप्लायंस ऑडिट्स कंडक्ट करते हैं और परफॉर्मेंस ऑडिट्स भी कंडक्ट करते हैं। अगर इन सब ऑडिट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी का खतरा बढ़ जाता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, फेयरनेस क्या है, भाई बायस तो नहीं होगा, ये सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान में देना होगा। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आती है, इट हैज़ टू बी एथिकल। ओनली एथिकल AI कैन बी यूज। अगर आप एथिकली AI को यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, ट्रस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन इट हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल। डाटा बायसनेस एक बहुत बड़ा इशू है व्हेन इट कम्स टू यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। सेकेंडली, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ हम देख रहे हैं, वी नीड रेगुलेशंस फॉर दैट। अभी जून में यूरोपियन पार्लियामेंट ने यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट अप्रूव किया था। ये दुनिया का पहला ऐसा एक्ट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करता है।
जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं जैसे कि चैट जीटीपी हो गया, उसे बहुत रिस्ट्रिक्शंस और स्क्रूटनी के अंदर प्लेस किया गया है। डेवलपर्स को रिपोर्ट सबमिट करनी होंगी, दे हैव टू रिव्यू देयर सिस्टम बिफोर रिलीजिंग देम कमर्शियली। सो इंटेंट क्या है बेसिकली कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे इस तरह से यूज़ किया जाए कि जो चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बायसनेस, वो सब कम हो सके। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इश्यूज बहुत बढ़ जाएंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इजीली वायोलेट हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उन चैलेंजेस को कैसे दूर किया जाए? अभी हाल ही में इलॉन मस्क क्या कह रहे हैं, वो चैट जीपीटी के अगेंस्ट लेकर आ रहे हैं ट्रुथ जीपीटी, जो कि मैक्सिमम ट्रुथ सीकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अकॉर्डिंग टू हिम। तो जिस तरह यूरोपियन यूनियन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए एक्ट लेकर आए हैं, इंडिया को भी ज़रूरत है कि वो इस तरह का लेजिस्लेशन लेकर आए। आर्टिफिशियल रेगुलेशन जो है, डाटा को सैनिटाइज करना, ये बहुत क्रिटिकल है। एंड कहाँ से डाटा आ रहा है, डाटा का सोर्स क्या है, इट्स एक्यूरेट और बायसनेस नहीं है, इन सब को चेक करना ये ऑडिट्स के लिए, कैग के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा इफ़ यू आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और किस तरह हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिस्पॉन्सिबल इंटेलिजेंस बनाना होगा, वो इस आर्टिकल में शो किया गया है। प्लीज़ डू रीड अबाउट इट। So that is all for this video. Thank you so much. I will see you all in my next one. Thank you.